वो ऐसा कुछ था, मेरे सर पे बंटा टोकरी, मेरे हाथ में बेजू डोल, मैं पतली सी कामनी। पहला प्रोजेक्ट कौन सा रहा? पहला एक, वैसे तो मैंने ये सनसनी वारदात वगैरह किए थे स्टार्टिंग में, दूरदर्शन का सीरियल किया था। पवन सिंह का जो कंट्रोवर्सी हुआ है, वीडियोस भी वायरल, वो एग्जैक्ट वो हुआ क्या था? हालांकि मेरे पापा नहीं चाहते थे मैं इस फील्ड में आऊँ। बिहार के सारे लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू किया, एसी गाना किया था, एसी गाना किया था। स्ट्रगल, मुझे कोई गलत लोग भी नहीं मिले आज तक इंडस्ट्री में। मुझे टचवुड, मतलब मुझे लोग टकराए नहीं। लोग मुझसे, सारी लड़कियां सवाल पूछती हैं कि ऐसे लोग होते हैं लाइन में, वैसे लोग होते हैं, पर मुझे कभी ऐसे लोग टकराए नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ तरिंदर। आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में एक हरियाणवी इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत, मेहनती और सभी का दिल जीत लेने वाली आर्टिस्ट अंजलि राघव हमारे साथ आज मौजूद है। देसी लुक हो या फिर मॉडर्न स्टाइल हो, गांव देहात में शूट हो या फिर बड़े मंच पर, अंजलि अक्सर अपनी सादगी, अपनी मेहनत और खूबसूरती को लेकर सुर्खियों में रही हैं और यही कहीं ना कहीं अंजलि को बहुत खास बनाता है। तो आज हमारे साथ अंजलि खुद मौजूद है यहाँ पर और ज्यादा देर नहीं करेंगे, सीधा हम खास बातचीत शुरू करते हैं। अंजलि, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ, हमारे इस पॉडकास्ट में। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। अंजलि MBA स्टूडेंट और ऐसे में इस इंडस्ट्री में कदम रखना, कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया? क्या आपने कभी ऐसे सोचा था कि इस इंडस्ट्री में आना है आपको? नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे सपने में भी नहीं था कि कभी इस इंडस्ट्री में आऊँगी, और ना मुझे पसंद थी। जब मैं इसके अंदर आई हूँ तो मुझे साथ साथ ये पसंद आती गई, और बनना तो मुझे कुछ और था, बट डेस्टिनी। बनना क्या था आपको? टीचर बनना चाहती थी, नॉर्मल एक सिंपल लाइफ, एक टीचर। ऐसा था कि हाँ, सुबह जाओ, दोपहर तक घर आ जाओ, फिर अपना घर पे टाइम दो। तो एक टीचर की लाइफ यही होती है कि अपना घर भी देख लिया और अपना काम भी हो गया। बच्चों से बहुत लगाव है मुझे। अच्छा। तो बच्चों की वजह से मैंने एंटिटी किया कि छोटे छोटे बच्चों को, मतलब मुझे बड़े अच्छे लगता है, तो थोड़ा नोजी वोजी बहती रहती है, अच्छे से उनको क्लीन करो, उनको अच्छा सा तैयार करो। मैं उनके साथ खेलना पसंद करती हूँ। कुछ और ही था। हाँ, यही था, बट जो भी है अच्छा है अब। लेकिन इनिशियली इसकी शुरुआत हुई कैसे? शुरुआत ऐसे हुई कि कुछ, मतलब फैमिली कंडीशंस ऐसी थी कि मेरे पापा बीमार थे काफ़ी टाइम तक, किडनी पेशेंट थे, 5 साल तक वो डायलिसिस पे थे। तो जब पापा बिल्कुल बेड पर आ गए थे तो करना पड़ा, अपनी फ़ीस खुद भरनी थी, घर का भी देखना था। मेरी सिस्टर भी कर रही थी, तो मेरी सिस्टर पहले से करने लग गई थी, और फिर वो मुझे भी कभी कभी शूट पर ले जाती थी। मैं 10th क्लास में थी और मैं शूट पर भी चली जाती थी, और अपना स्कूल फीस भी खुद देती थी। जैसे छुट्टी के वाले दिन चली गई, तो ये जो एपिसोड्स वगैरह होते थे, सनसनी वारदात वगैरह, ये सब भी किए मैंने। और जो भी काम होता था उस टाइम, मुझे ये नहीं था कि मुझे कुछ बनना है इसमें। बस इस वजह से यहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। फिर मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई, फिर वो कंटिन्यू हो गया। हाँ, एक ही साल में दोनों की डेथ हो गई, और मेरी मम्मी तो बिल्कुल ठीक थी। तो जब दोनों की डेथ हुई, फिर ये हो गया कि अब तो एक यही काम ऐसा था जो मैं कभी कभी ये शूट करूं और इसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। वरना अगर जॉब करूंगी तो मुझे फुल टाइम जॉब करनी पड़ेगी, तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। एक चीज़ कर सकती थी, पर ये काम ऐसा था, मैं अपना शूट से आ गई, आज मैंने शूट किया, मैंने अपना पेमेंट लिया, और मैं अपना स्कूल भी कर रही हूँ, साथ में कॉलेज भी कर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू कर पाई सिर्फ इस लाइन की वजह से, कि कभी जा रही हूँ और अपना वो सारी चीज़ें मैनेज कर पा रही थी, घर भी, पढ़ाई भी और ये काम भी। अच्छा अंजलि, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कदम शायद इसलिए भी रखा, कोई दबाव, क्योंकि फाइनेंशियल इशू कह सकते हैं, एक मेन रीजन हो सकता है। हाँ, ये रीज़न था। तो फैमिली की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। फैमिली तो मेरी मम्मी पापा तो चाहते ही नहीं थे ऐसा कि एक सवाल आ जाता है ना कि फिर यही इंडस्ट्री क्यों? क्योंकि पैसों के लिए कॉल सेंटर्स में भी काम किया जा सकता है। मैंने बताया ना, फिर पढ़ाई नहीं हो सकती। फिर पढ़ाई नहीं हो सकती। इसमें था, मैं एक दिन शूट करके आ रही हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना स्टडी भी कर रही हूँ कंटिन्यू, कॉलेज भी जा रही हूँ और फिर शूट पे जा रही हूँ। सैटरडे संडे चली गई, या एक आध दिन छुट्टी ले ली, चली गई। तो दोनों चीज़ें मैनेज कर पा रही थी। अगर मैं कॉल सेंटर भी करती या कोई और जॉब करती तो मैं नहीं कर पाती हूँ, फिर यहाँ तो मेरी स्टडी छूटती। काफ़ी डिफिकल्ट है, मतलब एक साथ सारी चीज़ों को मैनेज करना। ये भी कैसे मैनेज करती थी आप? हो गया उस टाइम तो ऐसे होता था कि जैसे मैं शूट से आ रही हूँ और बस जैसे लोगों से तो एक काम ही नहीं हो पा रहा।
कि जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो वो अपने आप हिम्मत भी देती है। तो प्रॉब्लम जब सर पे खड़ी होती है तो अपने आप एनर्जी भी आती है, मोटिवेशन भी मिलता है, करना है, दोनों चीज़ करनी है और अच्छा करके दिखाना है। हर बार ऐसा लगता रहा बस कुछ टाइम और, सारा टाइम ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम और। तो वो टाइम निकलता गया। मैं पूरा दिन जैसे शूट करके आई हूँ, रात को आई हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, फिर सुबह मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं और फिर रात को पढ़ के एग्ज़ाम भी दिया है, सुबह सुबह ऐसा भी किया है और झटके भी आ रहे हैं नींद के। ऐसा नहीं, मतलब ठीक रही हूँ, बहुत ब्रिलियंट ऐसा नहीं रहा, बट हाँ अच्छी थी। इतने नहीं, बैक नहीं लगा। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स नहीं आता है स्टूडेंट से पूछिए जो एक रात पहले पढ़ते हैं और बेचारे बैक ले आते हैं। एमबीए में तो मैंने यही किया है। मैं क्या करती थी, शूट भी कर रही हूँ। एमबीए तो मैंने 2017-18 में कंप्लीट किया, नहीं 17 का बैच था, 19 में मैंने कंप्लीट किया। तो उसमें तो ऐसे पढ़ती थी मैं कि मैं उससे केयू से कर रही थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। महाराजा अग्रसेन कॉलेज था वो यमुनानगर में। तो मैं जब रास्ते में जा रही हूँ, मेरा 6 घंटे का रास्ता है, तो मैं यूट्यूब पे अपने टॉपिक्स मैंने देख लिए, गाड़ी में चला लिए वो टॉपिक्स और सुनते 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 जा रही हूँ पूरा वहाँ तक। और फिर जाके एग्ज़ाम में अब लिख के आई हूँ। बस सुन लिए मैंने और फिर उनको बना बना के लिख दिया जो भी माइंड में आया। तो वो मैंने ऐसे रास्ते रास्ते में अपना कवर किया, क्योंकि घर पे टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का। तो जो मेरा ट्रैवल का टाइम होता था उसी में वो टॉपिक्स को यूट्यूब पे चला के अपनी गाड़ी में चला के सुनते हुए जाती थी। सॉन्ग्स नहीं चलाती थी, बस अपने टॉपिक्स चला लेती थी। ऐसे सारी चीज़ों को मैनेज किया। हाँ, आपने जिक्र किया फैमिली कंडीशन, फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, उससे पहले फादर अर्निंग थे या हाँ, पहले बहुत अच्छा था। मतलब पापा का खुद का गारमेंट्स का काम था, एक्सपोर्ट का, और डाइंग की, प्रिंटिंग की भी फैक्ट्री थी। और मम्मी भी मेरी पहले वर्किंग थी, पहले टीचर रही थी। तो वैसे फैमिली बहुत सही थी। पापा जब बीमार हुए तो उस टाइम के बाद से थोड़ा सा हालात बिगड़े थे। 5 साल वो किडनी पे, हाँ वो तो उन्होंने काफ़ी पहले छोड़ दी थी। और फिर ये अचानक से एक होता है कि बुरा वक्त आता है तो एकदम से सारी चीज़ें बुरी होने लग जाती हैं। तो वो कुछ साल ऐसे थे कि बहुत बुरे थे, जिसमें मेरी मम्मी भी गई, पापा भी गई, और उन 6-7 साल के अंदर अंदर सब कुछ एकदम चेंज हो गया था जो पहले था। अगर माँ बाप ना रहे जिंदगी में तो वो दुनिया ऐसे मानो कि खत्म सी है। बिल्कुल। कैसे मेंटली आपने खुद को संभाला, परिवार को संभाला? संभालने के लिए मेरे ये अच्छा था कि मेरी दोनों बड़ी बहनें थी। भाई मुझसे छोटा था, और बहन अगर साथ होना बड़ी तो वो एक माँ का ही काम करती है। मतलब माँ की ऐसा लगता है कि मुझे दूसरी माँ है मेरे पास। तो मेरी बड़ी बहन शिखा वही मुझे इस फील्ड में लेकर आई, और उन्होंने सबसे ज़्यादा संभाला घर को। फिर साथ साथ जो सीखा फिर उनसे ही सीखा, और उन्होंने ही सपोर्ट किया काफ़ी। तो जब मम्मी पापा गए तब तो ऐसा लगा था भाई सब खत्म हो गया, और यही लगता था बस मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन वो है ना, एवरी प्रॉब्लम कम्स विद सॉल्यूशन। तो जो प्रॉब्लम आती है सॉल्यूशन भी लाती है, जिम्मेदार बनाती है, और काफ़ी चीज़ें सिखा देती है। मुझे लगता है मेरा वक्त सबसे बुरा आया, लेकिन कईयों के साथ और भी बुरे बुरे वक्त आते हैं। तो वो लोग फिर भी जीते हैं। किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, ऐसे भी ज़िंदगी काटते हैं। तो उनको देख के भी लगता था यार ये तो अपनी ज़िंदगी पूरी ऐसे काटेंगे, इनके तो पैर नहीं है, इनका हाथ नहीं है। मेरे पेरेंट्स गए, हर किसी के जाते हैं, किसी के जल्दी जाते हैं, किसी के लेट जाते हैं, पर जाते हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है डेथ जैसी चीज़ ना मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी हो गई है, क्योंकि मैंने बिल्कुल क्लोज वंस की अपनी डेथ देख ली ना। मामा जी की देख ली, चाचा की देख ली, दादाजी की देख ली, मम्मी की, पापा की, सबकी देख ली। तो मम्मी पापा की देखने के बाद तो मुझे सबकी ऐसा लगता है अरे डेथ हुई है, अच्छा, मतलब नॉर्मल सा हो गया मेरे लिए अब। शॉकिंग रिएक्शन। हाँ, क्योंकि इतने खास लोगों की देख ली तो अब तो सब ऐसा लगता है अरे अच्छा उनकी डेथ हुई है। मुझे बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती, मुझे लगता है मैं भी तो जाऊँगी, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी चली जाऊँगी थोड़े टाइम। क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा था, संभालना मुश्किल था कि ये क्या हो गया, यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे जब समझ आई तो लगा ये तो सबके साथ होना है। जिम्मेदारियां लेकिन आपके कंधों पर पहले थी जब पापा मम्मी। हाँ, पापा जब बीमार हुए जिम्मेदारी तभी आ गई थी। हालांकि मेरे पापा नहीं चाहते थे मैं इस फील्ड में आऊँ। पापा क्या चाहते थे? पापा तो मुझे आईपीएस बनाना चाहते थे। पापा ने तो मुझसे डेथ से 4-5 दिन पहले तक भी यही बोला था कि मैं वही करूँ, यूपीएससी की तैयारी करूँ, बोलते रहे वो। तो मुझे पता था कि उसमें अभी
उसमें पैसा भी बहुत लगता, टाइम भी बहुत लगता, और फिर भी मुझे नहीं पता था मैं बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी। अब मैं घर भी देखूं और फिर उसके साथ यूपीएससी की तैयारी कर पाना, दोनों पॉसिबल नहीं था, मतलब बहुत टफ हो जाता मेरे लिए। तो मैंने सोचा कोई नहीं, थोड़ा टाइम तक एक बार थोड़ा सा अर्न करके उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये सोचते 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 यहाँ तक आ गई हूँ, 2025 आ गया 11 से। उसके बाद भी कभी जहन में नहीं आया कि यूपीएससी क्रैक? आया, कोविड के टाइम पे जब घर पे थी तो मुझे लगा कि यार फ्री तो बैठी हूँ, अभी कोविड के टाइम पे शूट वूट सब रुक गया था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कुछ ना से कुछ तो करूँ। बुक्स लाई और घर पे पढ़ती रहती थी कि कोई तो एग्जाम क्रैक करूंगी, एनसीईआरटी से शुरू करती हूँ, फिर और भी बुक्स लाई, वो 5th स्टैंडर्ड से शुरू किया पूरा, क्योंकि वो यूपीएससी वगैरह में जरूरी होता है, वो 6 to 12 तक का वो एनसीईआरटी तो चाहिए ही होता है। एनसीईआरटी की वैल्यू तब समझ आई मुझे कि यार बचपन में ध्यान नहीं दिया एनसीईआरटी कितना जरूरी होता है, कि भाई जितने बड़े एग्जाम्स हो सबके लिए एनसीईआरटी चाहिए। तब दोबारा से शुरू किया, कोविड में मैंने फिर पढ़ाई की, लेकिन ना ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी ना ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी। मैंने कहा छोड़ो, नहीं करना नहीं होगी अब। बिल्कुल आप कैजुअल हो गई। हाँ, नहीं हो सकता, अब गया वो टाइम। फिर कोई गाना करके आई, 4 दिन उसके प्रमोशन में लग गए, फिर बर्बाद। अंजलि, क्योंकि हर एक इंसान का, बहुत में से कम लोग होते हैं हाँ। जो कि गॉडफादर होते हैं इंडस्ट्री में ना। अब क्योंकि आपकी सिस्टर ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में थी, तो क्या फिर भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं, मुझे ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि मुझे इस लाइन में काम करने में कोई दिक्कत आई हो या कुछ भी, वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मेरी सिस्टर भी बहुत टाइम नहीं हुआ था, मुझसे 1 साल पहले आई होगी, इतना कुछ बस। तो वो भी न्यू थी, मैं भी न्यू ही थी इंडस्ट्री में, पर इतना था कि हाँ जब लाइन में आए तो मैं उसके साथ जाती थी, वो मेरे साथ जाती थी, इतना सपोर्ट रहा। और स्ट्रगल, मुझे कोई गलत लोग भी नहीं मिले आज तक इंडस्ट्री में, मुझे टचवुड, मतलब मुझे लोग टकराए नहीं। लोग मुझसे, सारी लड़कियां सवाल पूछती हैं कि ऐसे लोग होते हैं लाइन में, वैसे लोग होते हैं, पर मुझे कभी ऐसे लोग टकराए नहीं, या मुझे नहीं पता, क्या पता लोग ऐसे होते होंगे, उन्होंने मुझसे कभी कुछ गलत कहा नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है, हाँ। बहनों का डर और खौफ। ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है हम पर डिपेंड करता है सब कुछ, हम सामने से कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं। अगर हम ही इतना अपना नेचर दिखाएंगे, भाई हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं काम के लिए, तो लोग फ़ायदा उठाने की सोचते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। ये इंडस्ट्री नहीं, अगर हम कहीं पर भी खुद जाके काम मांगते हैं या पीछे पड़ जाते हैं, तो हर बंदा फ़ायदा उठाने की सोचता है कि भाई अभी इसको ज़रूरत है तो इसका फ़ायदा। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मुझे इस लाइन में बहुत आगे जाना है तो मैं काम मांगूँ या पीछे पड़ जाऊँ काम के। जो मुझे खुद से मिल रहा था मैं सिर्फ उतना कर रही थी, मैं जा नहीं रही थी कि मुझे काम चाहिए या मुझे ये दे दो वो दे दो या मुझे ये बनना है, था ही नहीं, क्योंकि मेरा एम नहीं था ये। एम नहीं था, तो इसलिए बहुत कैजुअल। हाँ, बस चल रहा था कि हाँ चलो जो आया ठीक है कर लिया, नहीं तो नहीं, मुझे तो चेंज करना है, ये था माइंड में। क्योंकि आपके डैड तो नहीं चाहते थे कि आप इस फील्ड हाँ, में रहें। मम्मा क्या चाहती थी? मेरी मम्मी भी नहीं चाहती थी। मम्मी की अलग सोच थी कि मैं पायलट बनूं, मम्मी का अलग था कुछ और पापा का अलग था, दोनों का वैसे भी नहीं पूरा कर सकती थी मैं। लेकिन मेरा भी ये नहीं था कि मैं इसमें रहूं, पर इतना था कि जब ये फैमिली कंडीशंस ऐसी हुई ना, तो मम्मी फिर बोलने लगी थी कि कर लो शूट, मतलब मम्मी को भी दिख रहा था कि अभी ज़रूरत है, तो मम्मी ने कहा हाँ करो कोई बात नहीं। फिर 1-2 गाने मेरे उस टाइम पे आए, एक गाना आया था, एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूँ कहने लगी, तो वो गाना हर मंदिर में चलता था और हर जगह चलता था, तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा और मम्मी को बहुत पसंद था। फिर मम्मी सारी अपनी फ्रेंड्स को दिखाने लगी कि ये देखो ये देखो, ये इसका गाना है, ये इसका गाना है, डोली चली अर्थी चली। वो मम्मा ऐसे बहुत प्राउड मॉम की तरह। हाँ, फिर मुझे प्रिंसेस ऑफ सोनीपत का अवार्ड मिला मम्मी के सामने। मम्मी के सामने वो मेरे को एक ही वो शील्ड मिली थी, उसके बाद तो मेरा ही नहीं। अब तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन उस टाइम पे वो मेरा पहला अवार्ड था। तो जैसे रैम शो था तो मुझे प्रिंसेस ऑफ सोनीपत का मिला, तो मैं घर में घुसी तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, लाडो लाडो करके मम्मी ने गले लगा लिया और मम्मी ने पूरे मोहल्ले में सबको गा के बता दिया कि देखो इसको ये मिला है, देखो इसको ये मिला है। फिर मुझे लगा हाँ चलो मम्मी को तो अच्छा लग रहा है पापा खुश नहीं थे, मम्मी को तो अच्छा लगा। पर पापा ना खुश भी नहीं थे। पापा ये सोचते थे कि जैसे इंडस्ट्री, एक डर होता है कि भाई लड़की है और जैसे इस इंडस्ट्री के लिए लोगों ने सोच बनाई हुई है, तो सबके मन में एक डर होता है। तो पापा को लगता था कि भाई मैं बीमार हूँ, कल को मैं भी नहीं रहूँगा, अकेली पड़ जाएगी, तो कैसे रहेगी इस इंडस्ट्री में। ये चीज़ें थी पापा के माइंड में बस। अच्छा,
ये सारी चीजें, लेकिन बहनों ने भी काफी गाइड किया होगा अंजलि आपको कि नहीं इस रास्ते चलना है, इस तरह के शूट्स नहीं करने। उस टाइम पे भी ऐसी कुछ चीजें आती थी क्या आपके पास कि हाँ। नहीं, इस तरह का शूट नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए? हाँ, बहनों का सपोर्ट तो रहा ही रहा, और वही साथ जाती थी, वही मुझे बताती भी थी। कई बार मेरा मन नहीं करता था शूट करने का, तो वो कहती थी कर ले, ये अच्छा है, वही सजेस्ट करती थी। पहला प्रोजेक्ट कौन सा रहा? पहला एक, वैसे तो मैंने ये सनसनी वारदात वगैरह किए थे स्टार्टिंग में, दूरदर्शन का सीरियल किया था, फिरदौश और ये सब डीडी काशीर के किए थे। लेकिन मुझे जो अब तक पहचान मिली है वो मुझे हरियाणवी सॉन्ग से मिली पहचान, क्योंकि वो सबको नहीं नज़र आए इतने। और पर मेरा जो पहला हरियाणवी गाना था वो था मेरे सर पे बंटा टोकनी, वो बहुत हिट हुआ। और वो ऐसा कुछ था, मेरे सर पे बंटा टोकनी, मेरे हाथ में बेजू डोल, मैं पतली सी कामनी, ऐसे करके। नेजू डोल है, बेजू डोल मुझे पता नहीं इतना अच्छे से। अच्छा, तो आपको वो लिरिक्स नहीं पता? हाँ, ऐसा कुछ था, अभी अच्छे से याद भी नहीं है। तो वो गाना बहुत मतलब जल्दी क्लिक कर गया, वो हिट हो गया। वहीं से आपको एक बूम मिला। हाँ, लोगों की पहचान तब बनती है जब उनका कोई गाना हिट होता है। मुझसे पहले के भी लोग हैं इंडस्ट्री में, लेकिन अगर किसी को 2015 में किसी का गाना हिट हुआ है, किसी का 20 में हिट हुआ है, लोग तब से जानते हैं। और वो मुझे लोग समझते हैं मैं बहुत पुरानी हूँ, क्योंकि मेरा वो पहले साल में ही हिट हो गया था। वो भोजपुरी भी किया था, भोजपुरी भी एक हिट हुआ था। अच्छा, एक तो ये अंजलि, ये बहुत एक कंफ्यूजन है, ऐसे लोगों को भी लगता है, फैंस को भी लगता है, कई लोगों को यहाँ न्यूज़ रूम में भी लगता है कि अंजलि हरियाणा से है, बिहार से है, अंजलि कहाँ से है? ये कंफ्यूजन। मैं 3 जगह से हूँ, यूपी से हूँ, दिल्ली से हूँ और हरियाणा से हूँ। यूपी, दिल्ली और हरियाणा। तो अभी खुद अंजलि ने उत्तर दिया, यूपी, दिल्ली और हरियाणा। आप अब इसमें से अपने हिसाब से कोई सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यूपी से, तो बेसिकली मैं यूपी से हुई, मम्मी पापा दोनों फर्रुखाबाद। तो लेकिन मेरा बॉर्न एंड बॉटअप दिल्ली का है, तो मेरा बर्थ दिल्ली में हुआ, मेरी कर्म भूमि हरियाणा हो गई, क्योंकि मैं 15 साल से हरियाणा में ही काम कर रही हूँ। तो मैं तीनों जगहों को अपना मानती हूँ कि तीनों मेरी जगह है। तो अब मेरे को लगता है आप लोग भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ऐसे कंफ्यूजन था। हाँ। अब अंजलि, क्योंकि अब हमने करियर की बात की, और उस टाइम तो जब आपने काम शुरू किया था तब तो ऐसे व्हाट्सएप वगैरह इतना कुछ नहीं था। हाँ, नहीं रहा था। तो कैसे आपका जो काम है वो लोगों तक पहुंचना था? कैसे सीडीज वगैरह होते थे? सीडी होती थी। हाँ। एक सीडी में 8 गाने होते थे। हाँ। और वो सीडी खुद जाके बेच के आनी पड़ती थी। जैसे अभी मैं नहीं बेचने जाती थी, मतलब जो सॉन्ग करवाते थे वो अपनी सीडियाँ लेकर जाते थे। अगर कावड़ के टाइम पे सॉन्ग आते थे तो हरिद्वार में देकर आते थे सारी दुकानों पे, खुद दुकानों में जाके बांटी जाती थी। फिर जाके उस टाइम पे पहचान बनाना मुश्किल था बहुत, क्योंकि यूट्यूब नहीं था, नाम नहीं आता था नीचे। हाँ, तो नाम भी लिख कर नहीं आता था। और मुझे ये खुशी है कि मेरी उस टाइम पर पहचान बनी, वो तुक्के से बन गई, क्योंकि एक सॉन्ग में मेरा नाम ले दिया गया था। लोग बाय फेस पहचानते थे, लेकिन नाम नहीं पता था, क्योंकि नाम पहले लिखकर भी नहीं आता था गाने में। तो एक गाने में था घुंघरू गाना, वो हिट हुआ। उसमें स्टार्टिंग में डायलॉग था, तो बच्चे उसमें बुलाने आती हैं कुछ मेरी फ्रेंड्स, अंजलि अंजलि, तो वहाँ से सबको मेरा नाम पता चल गया था। वो गाना हिट हुआ, मैं हरियाणा में गई एक दिन शूट करने, तो सारे बच्चे पीछे भागे, अंजलि अंजलि। मुझे लगा यार इसको मेरा नाम कैसे पता चला। फिर मुझे लोगों ने बताया भी तेरा गाना यहाँ पे बहुत हिट हो गया। मुझे यकीन नहीं, मैंने कहा सॉरी, मुझे पहचान रहे हैं। कोई प्रमोशन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, आपने काम किया, खत्म, आपका काम वही खत्म। अब वो लोग खुद जाके सर्च करते थे, यूट्यूब नहीं था, सीडी खरीदते थे, सीडी पे देखते थे। और उस टाइम पे बहुत टफ था, मतलब पहचान बनाना भी टफ था, पैसे भी कम थे, मेहनत भी ज्यादा थी। अब तो कितने अंजलि, कितने एक शूट की कितने मिलते थे उस टाइम पे? जब मैं कर रही थी, स्टार्ट किया था, उस टाइम पे 1000-1200 रुपये मिलते थे शूट के। घर का खर्चा होता था या आपकी पॉकेट मनी? तो उस टाइम हर चीज़ का ही रेट कम था, फीस भी उतनी नहीं होती थी, हर चीज़ ही। पर उस हिसाब से बहुत कम था कि हाँ चलो मैं अपना फीस भर रही हूँ या कुछ हेल्प कर पा रही हूँ घर वालों की। ये नहीं कि मैं पूरा घर मैं चला रही हूँ, ऐसा नहीं हो पाता था। वो तो हम तीनों सिस्टर कर रहे थे। आप अपना पॉकेट मनी निकाल के फिर मम्मा के हाथ में? हाँ, सारे मम्मा के हाथ में? मैं सारे उनके हाथ में देती थी, फिर उनसे ले लेती थी अपने काम के लिए, इतना करती थी। तो वो बहुत कम था उस हिसाब से।
1200 में पूरा दिन, और वो भी एक क्या दो दो तीन तीन गाने। और अब तो बहुत फ़र्क है, बहुत चेंज है, सब कुछ बहुत बढ़ चुका है हर चीज़ में। अब फैसिलिटीज़ भी बढ़ चुकी हैं। पहले तो ना तो चेंज करने के रूम होते थे, चेंजिंग रूम नहीं होता था, कहीं पर भी जाके गाड़ी में ही चेंज करने जा रहे हैं कई बार। मतलब ये सब तो स्ट्रगल रहा है। बहुत, ये सारा स्ट्रगल रहा है, काम का स्ट्रगल रहा है कि पूरे पूरे दिन कर रहे हैं धूप में और कोई रूम तक नहीं है। और फिर ट्रैवल कर रहे हैं, बस से भी ट्रैवल किया क्योंकि गाड़ी एक थी। अच्छा। गाड़ी एक थी घर पे, और दोनों सिस्टर्स को भी जाना होता था, पापा को भी कई बार जाना होता था। तो अब कोई एक ही, तो मैं छोटी थी तो मेरा नंबर नहीं आता था गाड़ी का मेरा नंबर आता ही नहीं था, तो बस से ट्रैवल करना। तो ये सारे स्ट्रगल तो रहे हैं, वो हार्ड वर्क था। हाँ, स्ट्रगल वैसे नहीं रहे कि मुझे लोग बुरे में टकराए हों, ये सारे मतलब हार्ड वर्क वाले स्ट्रगल रहे हैं कि पैरों में छाले छाले भी पड़ गए शूट करते हुए। मंदिर में शूट कर रहे हैं, नंगे पैर फर्श पर, पूरे सुबह से शाम हो गई और छाले पड़ गए हैं। और फिर अगले दिन फिर अपना एग्ज़ाम देने भी जा रही हूँ, फिर जा रही हूँ शाम को शूट पर। वो हार्ड वर्क वाला टाइम रहा है थोड़ा सा। अंजलि, उस टाइम 1200, और अगर अभी देखा जाए तो अभी चलो काफ़ी बढ़ा है उससे। एग्जैक्ट अमाउंट मत बताइए। अभी लाख में तो आई गई है कि हाँ, मतलब जीरो बढ़ गए हैं कई। हम चाहेंगे कि ऐसी जीरो जो है वो बढ़ता रहे। क्योंकि अंजलि, आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी, हरियाणा इंडस्ट्री में भी आपका एक अलग रुतबा रहा है, काफ़ी अलग आपको पहचान मिली है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है। लिरिक्स आपको समझ आता था? नहीं। कैसे मैनेज करते थे? मुझे तो ये तो होता ही नहीं था लिरिक्स। मेरी सोच ही ये नहीं थी कि गाने में कुछ गलत भी बोला जा रहा होगा या सही बोला जा रहा होगा, क्योंकि मैं गर्ल्स हॉस्टल से निकल के आई थी। 10th तक मैं, 10th से पहले मैं गर्ल्स हॉस्टल में रही, और फिर मैं 10th के बाद सीधे बाहर आ गई। उसके बाद मैं अपना 2-4 साल में रही होंगी पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा की डेथ हो गई, काम अपना शुरू कर दिया था। तो इतना मुझे ना भोजपुरी आती थी, मुझे हरियाणवी भी नहीं आती थी। मैं तो बस ये सोच के जाती थी कि मैं काम करने जा रही हूँ, हो गया मेरा शूट खत्म, और ये लगता था कौन सा प्रोजेक्ट सामने आना है। हाँ, अपना काम करके आई, कोई उसका ये भी वेट नहीं होता था कि कब रिलीज होगा, क्या होगा। तो जैसे अगर कोई शूट हुआ तो आपके पास पहले स्क्रिप्ट आ जाता होगा, आप एक हाँ, बार देख लेती होंगी हाँ, किस तरह का गाना है, क्या कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, कैसा है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले, अभी कई लोग मेरे पुराने वीडियोस निकाल के कहते हैं ये किस लड़के के साथ काम किया हुआ है, ये कैसा लग रहा है, ये कैसा गाना है, ये डबल मीनिंग गाना है। ये जो पुराने जब पहले व्हाट्सएप वगैरह नहीं था उस टाइम पे, तो ना तो मेरे पास ऑडियो आती थी, ना मुझे मॉडल की पिक आती थी कि कौन है मेल मॉडल मेरे साथ। वो मुझे सेट पर जाकर ही पता चलता था मेरे साथ लड़का कौन है और ऑडियो क्या है। सिर्फ इतना होता था फ़ोन पे बात कि हाँ शूट है, गाना है, तो वो पता ही नहीं चलता था, क्योंकि जब कुछ था ही नहीं ये सब व्हाट्सएप वगैरह, तो मैं किस पे सुनूंगी ऑडियो वगैरह। हाँ, तो सीधे शूट पे जाकर ही पता चलता था अच्छा ये मॉडल। अब वो चाहे अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, मेरा ये कभी नहीं हुआ कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं जा रही हूँ वापस। मैं सोचती थी, मैं तो एक पता नहीं मेरा ऐसा नेचर है या क्या, मुझे ऐसा मन में आता था कि नहीं, मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ मुँह पे कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये बेकार है या कुछ भी, मुझे काम नहीं करना, ये उसको भी बुरा लगेगा। ये मेरे अंदर आया नहीं कि मैं खुल के बोल पाऊँ। लेकिन ऐसा तो होता है जब आप पहुंचती होंगी वहां पर जहाँ पे शूट हो रहा है, तो मैनेजर से बात करके लिरिक्स को समझ कर, नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ? उस टाइम मैनेजर कहाँ था मेरे पास उस टाइम मैनेजर ही नहीं था मैनेजर होता तो मैं उस टाइम बस से ट्रैवल थोड़ी ना करती। स्क्रिप्ट राइटर वगैरह नहीं, हाँ, मैं जब शूट हो रहा होता था तो मैं पूछ लेती थी जो डायरेक्टर हैं, डीओपी हैं, कि इसमें क्या है, मैं क्या एक्ट करूं, इसमें क्या बोल रहे हैं। तो वो ऐसे बोल देते थे इसमें तुम्हें ऐसा करना है, इसमें तुम्हें नखरे दिखाने हैं, इसमें तुम्हें थोड़ा सा रोमांटिक फील देना है, इसमें तुम्हें ये करना है। वो ऐसे बता देते थे, सब कुछ ऑन द स्पॉट। हाँ हाँ, वो गाइड कर रहे हैं आपको और उस हिसाब से आपको अब भी यही होता है, ऑन द स्पॉट ही होता है सब कुछ। अभी भी आज आपके भी पास स्क्रिप्ट वगैरह नहीं आता? नहीं, अब आ जाता है, ऑडियो आता है, मेल मॉडल पिक भी आती है, कॉस्ट्यूम भी अब उनकी तरफ से ही होती है, कॉस्ट्यूम भी पिक्स भी आ जाती है, ये कॉस्ट्यूम है। अब तो सब कुछ चेंज है, क्योंकि पहले कॉस्ट्यूम वगैरह भी खुद ही अरेंज करना हाँ। होता था, कैसे मैनेज होता था? अब क्योंकि आपको लिरिक्स भी समझ नहीं आ रहा है, गाना किस तरह का है, किस टाइप का है, कैसे आप? वो सिर्फ बता देते थे हाँ। कि सूट लेकर आने हैं, अच्छा, आपको ये लेकर आना है, वेस्टर्न में कुछ लेकर आना है, ऐसा लेकर आना है, जीन्स लेकर आनी है। वो फ़ोन पे बस इतना बता देते थे कितनी लानी है और कैसी ड्रेस लानी है, तो वो खुद अरेंज करनी होती थी। अब लेकिन सब कुछ मिलता है कि ये है, चाहे हम अपनी भी ले जाएं तब भी उनकी तरफ से होती है। तो आपने उस दौर में भी काम किया है और आज का दौर में कितना डिफरेंस देखा है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब
अब वाले लोग जो मैं देखती हूँ ना, वो अगर उनको वैसे शूट और वैसा टाइम पे काम करवा दिया जाए, वो कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मतलब आजकल की लड़की जो मॉडल्स आ रही हैं, इतने नखरे हैं थोड़े से उसमें कि भाई नहीं ये चाहिए वो चाहिए, सेट पर ये होना चाहिए, मैं तो रेड बुल ही पीऊंगी, मुझे यही चाहिए, मुझे नारियल पानी ही चाहिए या कुछ। हम लोग को ऐसा होता था कि जब मैं करती थी उस टाइम पे, वो तो मैं चाय की तो शुरू से मेरे को चाय ही पसंद रही है, यहाँ आकर भी मैंने चाय पी थी तो मैं तो तब भी चाय मांगती थी, अब भी चाय ही मांगती हूँ, चाहे सब कुछ हो। पर मैं सामने वाले का भी देखती हूँ, भाई सामने वाले की क्या है कि वो मंगवा सकता है कि नहीं मंगवा सकता। तो लेकिन अब वाले लोग ऐसे होते हैं, चाहे उस लोकेशन पे कुछ भी अवेलेबल ना हो, तब भी वो लड़कियां जिद पकड़ लेंगी, ये होगा तभी करना है, ये चाहिए वो चाहिए। तो ये लड़कियां अगर उस टाइम पे होती, मैं ये सोचती हूँ कई बार, ये अब जेन ज़ी जनरेशन कह लो आप, कि उस टाइम पे होती तो कैसे कर पाती। मुझे लगता है कि इतना स्ट्रगल ये नहीं कर सकती थी। मतलब उस टाइम का स्ट्रगल अलग था। पूरे दिन करो, रूम नहीं है, खेतों में हो, कभी किसी के घर में चेंज करने जा रहे हो, कभी अपनी गाड़ी में चेंज करने जा रहे हो। और मेकअप आर्टिस्ट भी ऐसे ही होते थे, कुछ भी मेकअप कर रहे हैं, हेयर स्टाइल वगैरह कुछ नहीं होता था, कॉस्ट्यूम अपने ले जा रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो, रात रात को 2-2 बजे घर लौट रहे हो बस से ट्रैवल करके, सुबह फिर 4 बजे जा रहे हो, इतने थके हारे जाके सीधे फिर शूट करो। और मतलब बहुत मेहनत थी। एक दिन में 4-4 5-5 गाने भी होते थे। अभी 2-2 दिन में एक गाना होता है, या एक दिन में एक, तब एक दिन में 4-4 5-5 गाने होते थे। तो अलग-अलग लोकेशन से होता है। हाँ, तो वो मेहनत अलग थी और ये अलग है। तो इनको अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि वो टाइम क्या था। अंजलि, क्योंकि अब एक दिन में कई शूट्स होते थे उस दौर में, आप रात को भी काफ़ी देर से घर पहुंचती थी, अब कई तरह की बातें सोसाइटी में होती रहती है। हाँ, उस टाइम भी ऐसी चीज़ें उस टाइम पे बहुत हुई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि जैसे मम्मी पापा की डेथ हुई, अब मैं जा रही हूँ और फिर मैं रात को लेट घर आ रही हूँ, तो काफ़ी लोगों ने बातें बनाई कि पता नहीं कहाँ जाती हैं, आधी आधी रात को आती है, आधी रात को जा रही हैं। क्योंकि सीडी वो खुद खरीद के देखने जाते नहीं थे। हरियाणवी सॉन्ग्स हैं या भोजपुरी हैं जो भी हैं, तो दिल्ली में रहने वाले सारे नहीं सुनते थे हरियाणवी भोजपुरी, तो वो सीडी खरीद के लाते नहीं थे। उनको पता चल, अब तो सबको दिखता है मैं जो कर रही हूँ वो सामने आ रहा है काम। उस टाइम सामने नहीं आता था तो बातें बनती थी कि पता नहीं कहाँ जाती है आधी रात को, और आधी रात को लेट आती हैं, मेकअप भी होता है फेस पे कई बार, ये वो तो गलत सोच लेते थे। आजकल मेकअप तो नॉर्मल है, उस टाइम हवा बना देते हैं। हाँ, उस टाइम भाई मेकअप करके रात को आ रही है, गलत। अभी भी वैसे रात को मेकअप करके कभी ऐसे रोड पे निकल जाओ तो आधे लोग तो गलत सोच लेते हैं कि भाई क्यों ये रोड पे रात को मेकअप करके चल रही है। तो नहीं लगा कि सोसाइटी को जवाब देना चाहिए? नहीं, मैं हिम्मत हार जाती थी उस टाइम पे। अब मैं काफ़ी बदल चुकी हूँ पहले से। तो पहले मैं हिम्मत हार, मैंने कहा दीदी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं तो भाई टीचर ही बनूँगी। ये लोग ऐसे बात झेली नहीं जाती थी मुझसे बातें। पर दीदी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उसने बोला अरे घर में हमारे दिक्कत हुई है कुछ भी, तब कोई आया, किसी ने कुछ किया, या पापा बीमार थे तब क्या इन लोगों ने कुछ किया, हेल्प की किसी ने? तो इनकी बातों से क्यों डर रही है? ये नहीं आएंगे हमारा घर चलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, कर। ये पता ही नहीं था कि ये इंडस्ट्री कभी बूम भी करेगी या कुछ होगा। बस ये अपना काम सोच के कर रहे थे हम लोग कि काम कर रहे हैं, आगे चल के जाएंगे। हाँ। अंजलि, कभी ऐसी इंडस्ट्री में कुछ डायरेक्टर की तरफ से भी कई तरह की चीज़ें होती है कि नहीं इस तरह के बोल्ड सीन आप कर रहे हैं, क्या उस टाइम भी ऐसा हुआ, या फिर आपने बोल्ड सीन किए? किस तरीके से अगर मना किया आपने, अगर नहीं करना है तो? मैंने किए ही नहीं। एक गाना था मेरा सॉलिड बॉडी गाने में जितना मैंने किया है, जितना सब बोलते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो ज़्यादा लग रहा है क्या। मैंने जिस टाइम वो किया उस टाइम मेरी जो उसमें मेरे साथ आर्टिस्ट हैं उनके साथ अच्छे से बातचीत नहीं थी। तो हम लोग सुबह से जब से शूट के एक दिन पहले ये हुआ, मैंने फ़ोन करके बोला मैं नहीं करूँगी, फिर उन्होंने बोला मैं नहीं करूँगा, हम दोनों का ये रहा, ये होगी तो मैं नहीं करूँगा, अब ये होंगे तो मैं नहीं करूँगी। डायरेक्टर ने दोनों को मना के बुला लिया। डायरेक्टर सर ने बोला करना पड़ेगा। अब हम दोनों सेट पे बात ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल आपस में, और अच्छे से निकल के ही नहीं आ रहा था कुछ भी। तो डायरेक्टर ने बहुत डांटा, तुम्हारी केमिस्ट्री नहीं दिख रही है, क्या है, अपने काम को अलग रखो, पर्सनल उसको अलग रखो, ये है वो। जितनी डांट पड़ी ना, तो हम डायरेक्टर के डर से उतना, जो भी क्लोज सीन उसमें है ना, वो उनके डर से हुए। उन्होंने जितना डांटा बार बार, तो हम लोग जान के दिखाने के लिए हाँ हम कर रहे हैं, और वो इतना निकल के आया कि जो लोग ने टोका कि भाई इस गाने में तो, बल्कि मुझे लगता है अगर मैं भोजपुरी और बॉलीवुड वाले सॉन्ग्स की बात करूँ तो उस मुकाबले तो वो कुछ भी नहीं है।
फिर भी हरियाणा में इतना भी नहीं होता, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। सॉन्ग निकल के आया तो लोगों ने मुझे बोला काफ़ी कि सॉलिड बॉडी सॉन्ग में इतना क्लोज दिख रहे हो तुम, ये वो। मैंने कहा यार क्लोज तो हम थे भी नहीं, हमारी तो बातचीत भी नहीं होती और हुई भी नहीं। फिर भी वो सिर्फ डायरेक्टर का डर था जो उस गाने में निकल के आया। तो मैंने बोला कि सबने बातें बनाई कि बल्कि हरियाणा वालों ने ही सबसे ज़्यादा बातें बनाई, क्या गाना किया ऐसा, इसमें ये है इतना क्लोज। थोड़े दिन में जब वो गाना हिट हो गया, लोगों को पसंद आया, उसके बाद सारे अरे बहुत बढ़िया गाना था, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, सब तारीफ करने लगे। सॉलिड बॉडी का ऑफर आया था आपके पास, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या हुआ? मुझे गाना तो समझ नहीं आया। हाँ। मैंने सिर्फ यही पूछा था इसमें कौन है मेरे साथ। हाँ। तब तो आने लग गए थे व्हाट्सएप पे ऑडियो वगैरह, 2015 की बात है ये। तो मेरे को गाना पसंद आया, लेकिन फिर हमारा कुछ इशू था तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, उन्होंने भी बोला मैं नहीं करूँगा। डायरेक्टर ने दोनों को मना लिया, बुला लिया, और ये उम्मीद नहीं थी कि हाँ गाना हिट हो जाएगा। फिर भी मैं सिर्फ उन डायरेक्टर की रिस्पेक्ट में मैंने कर दिया कि मैंने कहा सॉलिड बॉडी की तू ठाडा में माड़ी ना मिलता जोड़ा हो, तू ठाडा में माड़ी ना मिलता जोड़ा हो, भैया की सुमर जांगी ना मार मरोड़ा हो, भैया की सुमर जांगी ना मार मरोड़ा हो। यही आपका अंदाज बहुत अलग है आंटी। गाना नहीं आता मुझे बिल्कुल भी, मैं बहुत बेकार सिंगर हूँ। अंजलि को हम वही बात कर रहे थे कि कई ऐसे सीन्स रहे होंगे। हाँ, तो मैंने बोल एक दो बार मुझे मूवीज़ का भी ऐसा मिला कि उसमें लेकिन सीन ऐसा है, थोड़ा ज़्यादा क्लोज आना है, बैक से सिर्फ न्यूड दिखेगा, या कुछ भी बड़ी मूवीज़ के ऑफ़र थे जिसमें कि, तो मैंने वो नहीं किया। क्या बोल के कैसे मना किया आपने? मैंने सिंपल यही बोला कि ये सीन नहीं, क्योंकि जब भी ऐसा कोई सीन होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुझे पहले शूट पे बुला लेंगे और मुझे बाद में बताएंगे अब ये सीन करना है। वो मूवी शुरू होने से पहले ही सारे पूछ लेते हैं कि मूवी में ऐसे ऐसे सीन है, कर सकते हो, वो पहले ही बता दिया जाता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये कर नहीं पाऊँगी, मुझसे होगा नहीं, तो वो मैंने नहीं किया। अभी एक सीरीज़ की थी, उसमें भी वो अच्छी सीरीज़ थी, MX की थी, अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो उसमें भी वो थे, डायरेक्टर थे हमारे गुरमीत सर, आतिश डबराल सर, गुरमीत सर जिन्होंने मिर्ज़ापुर डायरेक्ट किया। तो उसमें भी एक सीन था, जो एक्टर था उनके साथ मुझे बोला था कि आपको स्मूथ करना है। तो मैंने बोला नहीं, मैं काफ़ी सोचती रही, मैंने सबसे पूछा घर में, मैंने कहा प्रोजेक्ट अच्छा है, मुझे स्क्रिप्ट भी अच्छी लगी है और करूं कि नहीं, बट ऐसा सीन है। फिर मैंने लास्ट में मना कर दिया, जिन्होंने मुझे कास्ट किया था, हाँ, कि नहीं रहने दे ये वो, तो मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं, वैसे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इस सीन की, चीक्स पे चलेगा। मैंने कहा हाँ चीक्स पे चल जाएगा, कोई बात नहीं। बहुत लाइट सा, ऐसा नहीं था बहुत रोमांटिक सीन था, ऐसे लाइट एज अ फ्रेंड उसमें किस थी, तो वो चीक्स पे हो गया। तो वो वहाँ पे उतना ही तक हुआ। वो भी बहुत ऐसे जैसे फ्रेंड का होता है वैसा, कोई ऐसा नहीं कि कपल वाला रोमांटिक सीन हो, वैसा नहीं था। तो बस उतना तक किया, वैसे कोई ऐसा वैसा सीन नहीं किया मैंने कभी। अंजलि, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भोजपुरी का भी है, हरियाणवी का भी है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो इंडस्ट्री पीछे है और उसको एक अलग नज़र से देखा जाता है। क्या डिफरेंस लगता है आपको? भोजपुरी इंडस्ट्री ना अच्छे काम करके ऊपर नहीं बढ़ रही है, उसे जानते सब हैं, सारे आर्टिस्टों को भी जानते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री उतना ही ज़्यादा ना वल्गैरिटी दिखाती जा रही है। मतलब काफ़ी दिखाते हैं बहुत, हाँ, मतलब उसमें सीन ऐसे इतना, अब तो बल्कि बॉलीवुड वाले भी बहुत सोच समझ के करते हैं सीन। कई मूवीज ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे कोई सीन ही नहीं होते, लेकिन भोजपुरी में कोई मूवी ऐसी होती नहीं जिसमें ऐसे गंदे सीन ना हो। तो उसमें उनको लगता है कि इसी चीज़, यही देख के यही लोग पसंद करेंगे और ये दिखाना ज़रूरी है। क्या चैलेंजिंग रहा है मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा? भोजपुरी में मैंने स्टार्टिंग में किया, मेरा एक गाना भी आया था एसी एसी एसी, वो हिट हुआ था काफ़ी, जो कि हवा लागे जब लहंगा में गोरिया एसी खोज, तो पर मेरे को अच्छे से नहीं पता, ऐसा कुछ था। तो इसी गाना काफ़ी हिट हुआ। और भोजपुरी आवेला मरे ना जब गुनगुना दिले बाड़ू, तो मतलब ये नु बाकी आवेला भोजपुरी। सही बोला मैंने,
हाँ एकदम बताना आवेला कि ना? नहीं आती है, आपको आती है मुझे कम आती है, मुझे बस रवा 2-3 आवेला चीजें कि आती ना? है। हाँ रवा आवेला कि ना? आवत बानी सही बोला गलत? रवा आवेला कि ना भोजपुरी? कह कि आवेला? आवेला आवेला आवेला? तभी- मुझे 3 चीजें पता है, मैंने आपको बताया था। हाँ, रवा फिर कैसन बानी और एक ये कैसन बाड़ू कैसे बात? ठीक बानी, हाँ। रवा कैसन बानी, बस ये 4 चीजें आती है। चलिए, इतना बहुत है। हाँ, अब बताइए आप क्या बता रही थी हमें? तो जब बेसिक गाना किया, पता नहीं फिर तो आपने सुना हो शायद हवा लागे जब लहंगा में गुड़िया इसी खोजे, तो पता नहीं ऐसा कुछ था, वो हिट हुआ वो। तो मुझे वो गाना समझ ही नहीं आया था, और वही एक दिन में 4-4 3-3 शूट होते थे, एक गाना किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, ऐसे करके फटाफट करके आ गई। तो वो गाना हिट हुआ। अच्छा, उसके बाद अब जाके अभी बीच में कुछ इशू हुआ, मेरा एक कंट्रोवर्सी सी हुई थी, उसके बाद बिहार के सारे लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू किया, एसी गाना किया था, एसी गाना किया था। मेरी अभी भी पोस्ट पे बार बार कमेंट कर देते हैं एसी गाना किया था, एसी गाना किया था। मैं भाई अब मैं सबको सफाई देने तो नहीं जा सकती। उस टाइम ना मुझे समझ आता था और ना मुझे मीनिंग पता था। मेरा काम है वीडियो में आने का, वीडियो में मैंने कुछ गलत दिखाया नहीं। मैं तो ये सोचती हूँ, चलो मुझे अगर कोई इस चीज़ के लिए ब्लेम करता है कि वो डबल मीनिंग गाना था, मैंने ऐसा गाना किया, तो वहाँ के बड़े बड़े स्टार्स ने ये गाने किए हैं, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से हैं, और ये सारे गाने कि सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाए के, और ये सारे मैंगो फ्रूटी, ये सारे गाने जो उनके हैं, ये सारे गाने क्या अच्छे हैं। और ये तो उन स्टार्स ने किए जो आज के डेट में बहुत बड़े स्टार हैं और इतना नाम है, उनको समझ भी आती थी। जब वो ऐसे कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आती थी। मैं वीडियो में भी मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर हाँ मुझे टारगेट किया जा रहा है कि एसी गाना किया, एसी गाना किया। मुझे समझ नहीं आई उनकी मेंटालिटी। तो भोजपुरी में यही चैलेंजिंग रहा मेरे लिए कि स्टार्टिंग में जब किया तो बहुत ज़्यादा चिपका चिपकी बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ये डायरेक्टर की भी डिमांड होती थी और उनकी ऑडियंस, डायरेक्टर भी क्या करे, मजबूर है, ऑडियंस यही पसंद करती है। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह की चीजें है जो लोग देखते हैं वही दिखाया जा रहा है, ये कह हाँ सकते हैं। हाँ, वही लोग देखना ही वही पसंद कर रहे हैं। ज़्यादातर लड़के लोग अपना बिहार से अपने घर वालों से अलग होके बाहर शिफ्ट हुए हैं, अकेले रहते हैं, वही वीडियोस देखते हैं। उनको चाहिए कि वही देखते रहो घर में चला के ऐसे हॉट से सीन्स, बस वही देखते हैं, उनको वही पसंद आता है, वही चलता है वहाँ पे। वहाँ पे कोई ऐसा, क्योंकि अभी पवन सिंह का जो कंट्रोवर्सी हुआ है, वीडियोस भी वायरल, वो एग्जैक्ट वो हुआ क्या था? वो तो कुछ नहीं, वो तो बस उन्होंने कमर पे हाथ लगाया था, जो भी था सारा, मतलब वो सारा बहुत हो गया। मैं अब उसको बता के थोड़ा सा थक गई, क्योंकि बाद वो उनकी तरफ से माफीनामा भी आया। हाँ उन्होंने, क्या था? हाँ नहीं, फ़ोन पे नहीं, उनकी टीम की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं, बस उनका यही रहा था कि थैंक यू लिख के डालो अगर इन्होंने सॉरी बोला है तो। अच्छा। और मैंने थैंक यू लिख के नहीं डाला। मैंने कहा थैंक यू क्यों लिखूं, मतलब गलत किया है तो सॉरी बोल दिया, उसमें थैंक यू की क्या बात है। कहते उन्होंने कभी बॉस ने किसी से माफ़ी नहीं मांगी है, थैंक यू लिख के डालो। मैंने थैंक यू नहीं लिख के डाला। उसके बाद उनकी पीआर टीम ने काम शुरू किया, जिसमें उन्होंने ये जो मैंने बताया टारगेट करना शुरू किया मुझे, मेरे लिए बहुत बहुत गंदा लिखा, बहुत गंदा। ये सॉलिड बॉडी गाने को लेके सीन निकाल के, और मुझे पॉर्न स्टार, पॉर्न मूवीज़ में काम करने वाली और एसी गाने को लेके टारगेट करके, मतलब किसी गाने में मैं अगर हल्का सा टच भी हुई हूँ ना, तो सिर्फ उतना स्क्रीनशॉट लेके बहुत बड़ा बना के और उस पर गंदी गंदी बातें लिख के, जो गाली मतलब एक लड़की को गंदी से गंदी दी जा सकती है, वो सारे लिख के वायरल किया। अब जो पब्लिक मुझे नहीं जानती थी पहले से, वो सीधे वो देखेगी अच्छा ये तो ऐसे, अच्छा ये पॉर्न स्टार है। वो तो नॉर्मल पब्लिक जो सीधे साधे लोग होते हैं वो तो वही देख के समझेंगे ना कि अच्छा ये तो खुद ही है पॉर्न स्टार है, ये नाम लगा रही है। मैंने कोई नाम भी नहीं लगाया था उन पे, पब्लिक ने अपने आप ही हुआ बनाया था। दूसरा कि जानबूझ के पब्लिक को उकसाया गया, फैंस को उकसाया गया। फिर वो जो समझे अभी भी आके ना मेरे इंस्टा पे वही कमेंट करते रहते हैं, हर टाइम आके अटेंडेंस लगाने आते हैं। उनके फैंस हैं या पीआर टीम है, जो भी उनके डिजिटल वाले कमेंट्स हैं, जो एक ही आईडी से 10-10 कमेंट आते हैं, वो सारे लोग आते हैं, डेली अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं मेरे इंस्टा पर पोस्ट पर। हालांकि भोजपुरी में मैं ये नहीं कहती कि सारे लोग बुरे हैं, मैंने और भी गाने किए भोजपुरी के
मैं आलोक पांडे का भी किया, मतलब बहुत साफ सुथरे और अच्छे गाने भी किए मैंने। खेसारी लाल इन सबसे मुलाकात है? हाँ, कैसे है? खेसारी लाल से ऐसे है कि मनोज तिवारी? जब मैंने नहीं, उनसे नहीं है, खेसारी जी से ऐसे है कि मुलाकात तो अभी काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम था, जब मेरा भी स्टार्टिंग का टाइम था और शायद उनकी भी स्टार्टिंग का ही टाइम था, वो जब वो लड़की बन के करते थे डांस, उस टाइम पे सारे शूट नजफगढ़ में ही होते थे, मैं भी करती थी, वो भी करते थे। तो उनके गाने जब वहाँ पर होते थे, इतना ज़्यादा नाम नहीं हुआ था तब उनका, तो उस टाइम पे ही मुलाकात हुई थी। और उसके बाद एक उनका गाने का, भोले का गाना आया था कावड़ के टाइम पे, वो मैंने शूट किया था। उसमें वो नहीं थे, मेल मॉडल कोई और था, पर उनका ही गाना था। पर वो मुझे जानते थे अच्छे से। एक बार मूवीज़ के लिए बात हुई थी, वो मुंबई में थे, मैं दिल्ली में थी, मेरे यहाँ एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन पे मुझे बोला था कि अंजलि ऐसे ऐसे मूवी है। एक हमारे डायरेक्टर होते थे आतिश, तो उनके थ्रू बात हुई और फिर खेसारी जी ने बोला कि अंजलि मूवी करनी है तो मुंबई आ सकती हो मूवी करने। मैंने बोला कि सर अभी तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी तो नहीं आ पाऊँगी। कहते फिर कब आओगी यहाँ, कब चक्कर लगेगा? मैंने कहा आऊँगी। कहते चलो मुंबई आके ना कॉल करो, मूवी के मीटिंग करनी है और उसके लिए बात करनी है। मैंने बोला ठीक है सर, एग्ज़ाम्स के बाद आती हूँ। उसके बाद ना तो मैं गई ना मेरी बात हुई। अच्छा, जब ये कंट्रोवर्सी हुआ अंजलि, तो इंडस्ट्री से कुछ लोग आपके सपोर्ट में आए, क्योंकि आपने कई बड़े चेहरों के साथ काम किया है, तो आए आपके सपोर्ट में? कॉल किया वो, बात की वो, मैसेज किया? हरियाणवी इंडस्ट्री, भोजपुरी, कई सारे। हरियाणवी इंडस्ट्री से पूरी इंडस्ट्री का सपोर्ट था, अकेले एक को छोड़कर, सपना चौधरी को छोड़कर बाकी सबका सपोर्ट था। और मैं आऊंगी। बाकी सबने सपोर्ट किया और भोजपुरी में भी सपोर्ट किया। मतलब मैंने उनका वीडियो देखा था, पॉडकास्ट देखा था, आम्रपाली का, निरहुआ जी का, उन सब ने बोला उसमें, उन्होंने यही बोला, सपोर्ट कह लो या कुछ भी, मेरा सपोर्ट या उनके अगेंस्ट नहीं बोला उन्होंने जायज़ बात बोली। उन्होंने बोला कि अगर किसी के कुछ लगा भी था तो आप ऐसे किसी भी लड़की को स्टेज पे ऐसे टच करके मत बोलो, उसको साइड में ले जाके बोलो। अगर कुछ लगा होता तो आप ऐसे पब्लिक के बीच में उसे टच करके नहीं बोल सकते। उन्होंने ये बोला, जो कि सही भी था। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरा सपोर्ट करो, लेकिन जो जायज़ बात है, जो सही बात है, सिर्फ वो बोलो। क्योंकि मैं पवन सिंह को भी कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, बट उन्होंने, अगर मेरे लगा भी होता वो मुझे साइड में ले जाके बोल देते, सिंपल वही बात थी। तो यही चीज़ उन्होंने बोली, तो सपोर्ट सबका मिला। इवन बिहार के लोगों का, कई ऐसे बिहारी लोग थे जो बाहर फॉरेन में रह रहे हैं, उन सबके मेल्स भी आए और सपोर्ट में बोले। और उन्होंने खुद ये बोला कि अच्छी बात है, किसी ने तो कुछ बोला, या फिर ये चीज़ें ना रुकनी चाहिए। कई बार बहुत जो ऐसे ऐसे गाने हो रहे हैं हमारे उधर, इन पे कंट्रोल थोड़ा सा होना चाहिए, जो कि बिहार का नाम खराब करते हैं। और मुझे वो देखकर भी अच्छा लगा कि चलो ऐसे लोग भी हैं, मतलब कुछ अच्छे गाने करने वाले लोग भी हैं बिहार में, कुछ अच्छी ऑडियंस भी है जो चाहती है कि सच में बदलाव हो। ऐसा नहीं है सारी ऑडियंस खराब है या सारे ही सिंगर्स और एक्टर्स खराब हैं, अच्छे भी हैं। कहते हैं ना, जब बुराई है वो अच्छाई भी है। अब आते हैं हम सपना चौधरी वाले टॉपिक पे। क्या मतलब एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि आपको हरियाणा में सब छोटी सपना भी कहते हैं। बाकी अगर कोई मेरे को छोटी सपना कहेगा तो नहीं, मैं अंजलि ठीक हूँ। देखो, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। हाँ चलो, उन्होंने हरियाणा को बहुत कुछ दिया, उन्होंने बहुत नाम किया हरियाणा का, पर मैं ये भी नहीं मानती कि कोई किसी जगह का नाम कर रहा है। वैसे हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, मैं भी अपने लिए काम कर रही हूँ। लेकिन आपकी उस काम से एक जगह की बहुत पहचान हो जाती है। जगह की पहचान हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ आपकी वजह से होती है। हाँ, वजह से होती है। अब मैं काम कर रही हूँ, मैं ये सोच के थोड़ी ना काम कर रही हूँ कि मैं इस जगह का, आप काम कर रहे हो, आप ये सोच के नहीं कर रहे होगे कि मुझे ये चैनल चलाना है या मुझे ये चलाना है। आप अपने लिए काम कर रहे हो, मैं अपने लिए काम करती हूँ। ये प्रैक्टिकल बात है, चाहे कोई कुछ भी कहे, इसका नाम उससे, उसका नाम उससे, हर कोई अपने लिए काम करता है। लेकिन हम अगर अच्छा काम करते हैं तो उस जगह का भी नाम होता है, तो हम साथ में वो जगह उठ जाती है। और उन्होंने हाँ अच्छा काम किया। अच्छा काम तो क्या मतलब, वो अगर बिग बॉस में गई, उनका नाम हुआ, उनको लोगों ने पसंद किया, स्टेज पे काफ़ी नाम हुआ, हरियाणा को लोग पहचानने लगे कि हरियाणा सपना चौधरी के नाम से। मैं भी उस नाते बहुत रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि जब नाम नहीं भी था उनका, मैं तब से जानती हूँ। वो भी मुझसे पहले से ही हैं, वो मुझसे पहले से हैं। मेरी सिस्टर के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, दोनों बैक में डांस कर रही थी
और मैं तब लाइन में नहीं आई थी। तो उस टाइम तक के वीडियोस हैं, तो मेरी और उनकी सिस्टर की बॉन्डिंग अच्छी थी फिर। लेकिन मैंने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि वो मेरे लिए ऐसा अगेंस्ट में बोल देंगी या नेगेटिव बोल देंगी। हाँ, तो पहले एक मैंने पॉडकास्ट देखा जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं, थोड़ा सा तारीफ़ की कि नहीं, तीनों बहनें बहुत अच्छी हैं और बहुत हार्ड वर्किंग हैं, उन्होंने अपना घर चलाया है। साथ में उन्होंने एक लाइन बोली जो मुझे थोड़ी सी पिंच हुई थी, पर मैंने कुछ उसके लिए नहीं बोला। उन्होंने बोला, चलो आप अंजलि को जज मत करो, उसने पहले जो भी किया पर उसने घर चलाया है। कहना वो काम के लिए चाहती थी कि भाई अंजलि ने भोजपुरी गाने किए हैं या सॉलिड बॉडी किया है या कोई भी गाना किया है, तो चलो उसने अपना घर चलाया है। लेकिन ये लाइन से आपको क्या समझ में आता है? दूसरे वे में चला गया ना, बिल्कुल, कि जैसे मैंने कुछ गलत काम किया हो। नहीं, तो पहले मुझे ये बात थोड़ी सी चुभी। मैंने कहा ये क्या लाइन बोली है कि भाई पहले जो भी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तुम अगर किया तो तुम दिखाओ, सबूत दो, तो तुम ऐसा क्यों, मतलब मेरे को सामने गलत ठहरा दिया अपनी मीठी बातों में। तो मुझे वो बहुत पिंच हुई। मैंने उनकी सिस्टर को वो भेजा, मैंने कहा ये क्या बोला है? तो उनकी सिस्टर ने मुझे मैसेज किया कि नहीं अंजलि, हम तुम्हारे साथ हैं, सपोर्ट में हैं। मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं। दूसरा पॉडकास्ट आया उनका जिसमें उन्होंने बोला कि बहुत गलत, अंजलि ने बाद में विरोध किया, ये चीज़ गलत है, अंजलि को तुरंत विरोध करना चाहिए था। अंजलि, आप बाद में ये कह के बच नहीं सकते कि वहाँ उनके लोग थे, वहाँ वो फेमस थे, ये आप बाद में विरोध करो, गलत है। कई लोग इस पे रिएक्ट कर रहे थे कि अंजलि ने एक हफ्ते क्यों ले लिया? एक हफ्ता नहीं, मैंने 2 दिन लिया। 2 दिन भी इसलिए लिया, वही तो मुझे बात थी कि वो अगर उनको ये लग रहा था, वो तो इंडस्ट्री की हैं, बातचीत है, मुझसे फ़ोन करके पूछ लेती। तुम इतने पूरी ऑडियंस में, जहाँ तुम उस पॉडकास्ट में जहाँ 13-14 मिलियन फॉलोअर्स है, वहाँ पे डायरेक्ट मुझे गलत बोल रहे हो। इससे अच्छा एक बार फ़ोन करके पूछ लेते कि अंजलि तूने क्यों नहीं उस टाइम बोला। तुम हो तो इसी इंडस्ट्री के, ये तो नहीं है तुम भोजपुरी की इंडस्ट्री के थे, तुम मुझसे गुस्सा थे, हाँ पहले से जानते हो, तो तुम मुझसे फ़ोन करके पूछ सकती थी, मैं जवाब दे देती और उसके बाद तुम अपना कुछ भी बात बोलनी थी वो बोलती। तुमने सीधे गलत ठहरा दिया, और चलो तुमने मुझे गलत भी ठहराया, तो 4 बार अगर तुम मुझे गलत बोल रही हो तो तुम एक बार ये भी तो कह सकती थी कि उनकी भी गलती है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसे पब्लिक में। मैं वो भी मानती कि तुम 4 बार मुझे कह रही हो, एक बार उनको भी कह दो कि उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके लिए वो तारीफ करने में लग गई, तारीफ की भी क्या कि मैंने भी गाना किया है, ये वो। खैर मैं समझती हूँ कि मैं उनके काम नहीं आ सकती थी, भाई मैं उनको क्या काम दूंगी, एक फीमेल मॉडल दूसरी फीमेल मॉडल को क्या काम देगी, वो उनके काम आ सकती, मतलब मैं ये नहीं कह सकती। लेकिन ये है कि उनके शोज़ होते हैं बिहार में, शोज़ काफ़ी होते हैं उनके बिहार में, वो पवन सिंह के साथ गाने भी करती हैं, तो फिर वो मेरी वजह से अपना काम क्यों खराब करेंगी, जायज़ भी है। तो पर्सनल लेवल पे आप बात कर सकते हैं। हाँ, तो मैं इस चीज़ का जवाब दूं कि मैंने उस टाइम क्यों नहीं बोला, तो वो यही रीज़न था जो मैं कई बार बता चुकी कि वहाँ पब्लिक बहुत थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, उनके ही लोग थे सारे। अभी जब मैंने बाद में बोला है तब भी तो मेरे पीछे पड़ गए। उस टाइम पे मैं किसी का बेटा अपने साथ लेके गई हूँ, मेकअप आर्टिस्ट लेके गई हूँ, सिर्फ हम 5-6 लोग अगर साथ गए हैं तो इतनी भीड़, वो क्या उनको छोड़ देती अगर मैं उस टाइम पे कुछ भी रिएक्ट करती? तो बिल्कुल नहीं छोड़ती। और दूसरी चीज़, मैंने उनको गलत समझा ही नहीं, मेरे को आर्टिस्ट थे, अगर कुछ हुआ तो मुझे वो चीज़ अजीब लगी, लेकिन मैंने फिर भी आप जिसके साथ काम कर रहे हो अगर वो आपको टच करे, आप ऐसा थोड़ा ना पब्लिक में उसकी इंसल्ट कर दोगे, नहीं करोगे। आप उससे आके अकेले में बोलोगे कि ऐसा क्यों किया, ये अच्छी चीज़ नहीं है, आगे से मत करना। कोई नया बंदा पब्लिक में आके ऐसा करता तो शायद उस टाइम इंस्टेंट रिएक्शन होता, लेकिन कोई इतना मतलब रिस्पेक्टेड बंदा जो हमारा को आर्टिस्ट भी है और बहुत अच्छे से हमारी बातचीत हुई है, उसके बाद कोई ऐसा कर रहा है तो मैं एकदम से उस पर हावी थोड़ी ना हो जाऊंगी स्टेज पे। मैंने भी ये सोचा था कि स्टेज से जाने के बाद मैं इनसे बोलूँगी कि आपने ये सही नहीं किया, मतलब पब्लिक के बीच में अच्छा नहीं था ऐसे टच करना, इतना मौका नहीं मिला। तो मैंने उस टाइम इसलिए रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने मेरी इज्जत रखी नहीं रखी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनकी इज्जत रखी स्टेज पे कि भाई नहीं, मैंने उस टाइम रिएक्ट नहीं किया कुछ भी गलत। और आने के बाद मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि जो 2 दिन का टाइम था, जब मैंने ये सब देखा कि ये वायरल हो गया, मुझे लग रहा था ये क्लिप वायरल हो सकती है और ये हुआ ना बन जाए कहीं। और सच में जब वो चीज़ हो गई तो मैंने उनकी टीम के पास फ़ोन मिलाया, उनकी टीम ने फ़ोन नहीं उठाए। अगर मेरी बात हो जाती तो मैं उनसे यही पूछती, आप मुझे एक बार इंटेंशन बता दो,
आपने क्या सोच के ऐसा किया था। मैंने ये 2 दिन का वो वेट किया कि मुझे एक बार बता दो क्या सोच के किया था, ये प्रमोशन के लिए किया था या क्या था आपके मन में, किस लिए किया था, तो मैं उस हिसाब से वो चीज़ समझ पाऊंगी और मैं तब पब्लिक को बता पाऊँ। क्योंकि सबके फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि तूने कुछ क्यों नहीं किया, सबके फ़ोन आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े लोगों के भी फ़ोन आए कि तू केस कर केस कर केस कर। मैंने केस करने की नहीं सोचा। मैंने सिर्फ ये सोचा एक बार मुझे पता चले कि सामने वालों ने क्या सोच से किया है, क्या पता उनकी सोच गलत ना रही हो। टीम की तरफ से कोई ऐसे रिएक्शन या फिर कोई बातचीत ऐसा कुछ भी नहीं? वो तब आया ना जब मैंने डाल दिया वीडियो। फिर मेरे को जो लगा मैंने डाल दिया कि मैं जो समझी थी, मैं यही 2 दिन मैंने लिए कि एक बार मुझे पता तो चले, क्या पता मैं गलत समझ रही हूँ। दिमाग में कभी ऐसा आया कि केस करना चाहिए? नहीं, मेरे केस का मेरे दिमाग में मैंने लाई नहीं, मुझे बहुत लोगों ने बोला था पर मैं दिमाग में नहीं लेकर आई। अच्छा, मान लीजिए कि पवन सिंह अब आपके सामने आ जाते, कभी वो ऑफर करते हैं फ्यूचर आज भी आपको फिर से काम करना है, बहुत अच्छे मूड पर वो कहते हैं, तो फिर क्या रहेगा? देखो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी, तो मैं ये सोचती ही नहीं कि वो मुझे कहेंगे, क्योंकि खैर उन्होंने कोई गलत बर्ताव नहीं किया है उसके बाद ऐसा कि, क्योंकि मान लीजिए अंजलि कि उन्होंने बोल ही दिया, तो क्या आप करेंगे काम? देखिए मैंने भोजपुरी में तो काम करने का मना ही कर दिया, हाँ। लेकिन वो ऐसा नहीं, अब मुझे लगता भी नहीं, उम्मीद भी नहीं है। हाँ, कि जब इतना इशू हो गया और उनकी ये होता है ना कि बर्तन ज़्यादा खड़कते हैं, वो साइड वो वही चीज़ थी जो उनके चमचे थे ना वो ज़्यादा मचल रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं रिएक्ट किया, कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, पर जो उनके नीचे वाले लोग थे ना वो मेरे पीछे पड़ गए थे। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे परेशान किया उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया मेरी वीडियो डलने के बाद। तो ये मेंटली टॉर्चर या फिर सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा ट्रोल होने की वजह से आपने ये डिसीजन लिया है या फिर खुद का था कि भोजपुरी में? क्या मेरे को भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करना? वो ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद आपने ऐसा सोचा? अगर ये नहीं हुआ होता तो आप होती? हाँ, मतलब देखो भोजपुरी के लिए सब मेरे को पहले से मना करते थे, पर मैंने भोजपुरी में पहले काम किया हुआ था, तो मैं जब पूछ के गई थी मुझे लगा इतने सालों में चेंज हुआ होगा, और सच में सॉन्ग बहुत अच्छा हुआ, सॉन्ग में कुछ गलत था भी नहीं। मुझे लगा हाँ बहुत कुछ चेंज हो गया है उधर काम करके, मुझे लगा सब कुछ सही हो गया है इधर, अब तो कर सकते हैं यहाँ पे काम, मतलब ऐसा शर्म नहीं आएगी कभी अपने गाने दिखाने में। तो वो सोच के, और गाना भी अच्छा है और अभी भी वो गाना बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये सोच के मैंने सोचा था करेंगे आगे काम, लेकिन सब मुझे मना कर रहे थे भोजपुरी में मत करियो, भोजपुरी में मत करियो, पर फिर भी मैं करने गई। और जब मैंने किया फिर मैं आ गई तो आधे लोगों का बस कर लिया भोजपुरी में, यही होता है यही होता है, अभी इतने टाइम बाद किया, हाँ इतने टाइम बाद किया हो गया ये, अभी तो इतना ही हुआ है, और भी ये लोग और बदतमीजी करते हैं स्टेज पे, इनके यहाँ पे स्टेज पे पूरी लड़कियों को छेड़ दिया जाता है, यही होता है इनके स्टेज। तो ये सब मेरे दिमाग में सभी बोल रहे थे मुझे, तो मैंने कहा हाँ ठीक है अब नहीं करूँगी, मैंने ये बोल दिया। मैंने कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं किया, ना मैंने उनके केस किया, ना मैंने उनके लिए कुछ गलत बोला। मैंने नुकसान किया तो अपना नुकसान किया कि मैं अब भोजपुरी में काम नहीं करूँगी, मैंने अपना नुकसान किया, उसके बाद भी वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत अच्छा ऑफर आता है आपके पास, बहुत अच्छे एक्ट के लिए, तब भी आप नहीं सोचेंगी कि एक कदम पीछे आ सकती है? मैं तब कर सकती हूँ, मेरे कंडीशन यही रहेगी कि अगर बहुत साफ सुथरा काम है, कुछ भी गलत नहीं है, हाँ कुछ भी वल्गर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा गंदा नहीं होना चाहिए जो कि मैं अपने घर वालों के साथ बैठ के देख ना सकूं। वरना मुझे लैंग्वेज से थोड़ी ना प्रॉब्लम है, मुझे भोजपुरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भोजपुरी के बिहार के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ उस जो गंदा काम हो रहा था उससे प्रॉब्लम थी। अगर वो नहीं होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भोजपुरी में। अंजलि, कल को मान लीजिए सपना चौधरी और आप एक मंच अगर शेयर करते हैं तो क्या रिएक्शन होगा आपका? मैं सिर्फ अपना काम समझ के काम करूंगी। हमने मंच शेयर भी किया है पहले, हम 2-3 मंच शेयर किए हैं हमने, लेकिन कंट्रोवर्सी की बात, अब कंट्रोवर्सी भी क्या, मतलब उन्होंने कुछ बोला आगे से, मैंने अपना बोला जो भी जवाब, तो जो मुझे लगा वो मैंने बोला, और मुझे बस उस टाइम ये लगा कि यार इनको भी तो इतना छेड़ा गया है, मतलब छेड़ देते थे लोग, और उन्होंने खुद कभी विरोध नहीं किया उस टाइम पे। उन्होंने अब विरोध करना शुरू किया जब उन्हें पता चल गया कि मेरा फैन बेस है, अगर मैं रिएक्ट करूंगी तो 10 लोग मेरे सपोर्ट में खड़े होंगे, 10 क्या हज़ारों लोग मेरे सपोर्ट में खड़े होंगे, तब उन्होंने विरोध करना शुरू किया। उससे पहले नहीं किया था। उनके काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे थे जिसमें लोग छेड़ रहे हैं, उन्होंने खुद बताया अपने पॉडकास्ट में कि किस करके चला गया था लड़का। तो जब इतना हो गया था तब वो रिएक्ट नहीं करती थी, क्योंकि उनको पता था
कि भाई अभी मेरे साथ देने वाले लोग कम हैं। और इस सिचुएशन को वही सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकती थी। मुझे ये बुरा लगा कि वही सबसे अच्छे से समझ सकती थी, क्योंकि वो स्टेज पे इतना काम करती हैं, उनको ऐसे लोग मिले हैं, बल्कि वो तो आम पब्लिक में से लोग आके छेड़ गए। मेरे साथ तो एक इतना रिस्पेक्टेड और इतना सीनियर आर्टिस्ट खड़े थे, तो मैं एकदम इंस्टेंट रिएक्ट नहीं कर पाई। उसके लिए वो बोल रही अंजलि ने तुरंत ये क्यों नहीं किया। मतलब अंजलि आप काम करेंगे मंच शेयर करने वाली बात है, तो मंच पे कभी एक गाने में कभी ऐसा ज़्यादातर होता ही नहीं है कि 2 मॉडल्स हो या 2 कुछ हो, या मान लीजिए किसी फंक्शन में वो टकरा जाएंगे। मुझे पता है फंक्शन तो होते रहते हैं, टकरा जाएंगे, क्या मैं अपना रास्ते वो अपने रास्ते, सिंपल। मतलब कोई ऐसे इंटरेक्शन कुछ भी नहीं होगा। हाँ, वो तो सामने वाले का देख के पता चलेगा कि क्या ये बिहेव कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बट मेरी तरफ से हाँ, मुझे कोई नाराज़गी भी नहीं। जो उन्होंने कहा ठीक है, उनकी सोच थी, पर मैंने सिर्फ उनका जवाब दिया। वो जवाब बहुत गलत तरीके से पेश किया गया। मतलब वो अब मैं पॉडकास्ट में कोई चीज़ बोलूँ तो वो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही सामने जाएगी। वो था न्यूज़पेपर की वो चीज़ थी। उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से बोला। मैंने बोला कि उनको ऐसे पैसे भी डाल देते थे ऐसे सूटों पे, तो उन्होंने अपने वे में उसको लिख कर डाला कि सूट में हाथ डाल कर देते थे पैसे। उन्होंने सीधे सीधे गलत दिखा दिया सामने वाली लड़की को। इतना गंदा मैंने बोला ही नहीं था, और मैं किसी के लिए नहीं बोल सकती। तो जब उस चीज़ को इतना, अब मैं समझी कि यार ये तो न्यूज़पेपर वगैरह में तो ये अपने तरीके से लिखते हैं, बहुत बहुत चेंज हो जाती है बात जाके। तो इतना गंदा मैंने कुछ बोला नहीं था उनके लिए, कुछ भी नहीं। जो चीज़ें मैंने अभी बोली हैं यही चीज़ें मैंने तब बोली थी। अंजलि, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी फैंस हैं, जो नए कलाकार हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आपको जो पसंद हो, जो करना हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, आप वो करो, आपको उसी में सक्सेस मिलेगी। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं हूँ, मुझे पसंद कुछ और था लेकिन पहुँच कहीं और गई, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाओगे तो आपको जल्दी सक्सेस मिलती है। अंजलि, चाय या कोल्ड कॉफी? चाय। गांव की हवा या शहर की रोशनी? शहर की रोशनी। अगर एक दिन छुट्टी मिले, सोना या घूमना? सोना। आपका गिल्टी प्लेजर, लेट नाइट खाना या फिर एक्स्ट्रा शॉपिंग? लेट नाइट खाना। आपका फेवरेट देसी लुक, घाघरा या सूट? सूट। शूट पर सबसे ज्यादा देर कौन करवाता है, आप या फिर टीम? टीम मैं अपनी गलती क्यों बोलूं टीम। मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। वैसे भी लड़कियों में गलत नहीं होती। हरियाणवी इंडस्ट्री या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री? अभी तो हरियाणवी इंडस्ट्री, भोजपुरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेरे से चिढ़े हुए हैं अभी। फ्यूचर में क्या हम आपको पॉलिटिक्स में देख सकते हैं, हाँ या ना? पॉलिटिक्स वाले मुझे देखना चाहेंगे लेकिन आपकी दिल इच्छा क्या है? बनना तो चाहती हूँ, आता कुछ नहीं है। आपका सेलिब्रिटी क्रश? सलमान खान। ओहो, काफी लोगों की क्रश है वो। अंजलि, आपकी एक अच्छी और बुरी आदत? अच्छी आदत यह है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं दूसरों की फीलिंग समझती हूँ और मैं दूसरों को फील कर पाती हूँ कि वो इस टाइम क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ। बुरी आदत ये है कि जब मुझे कुछ बुरा लगता है तो कोई कुछ भी बोल ले, कुछ भी मुझे जो लगता है वो लगता है, फिर वो कोई मुझे कितना समझा ले मैं नहीं मानती, फिर मुझे उससे नफरत हो जाती है तो हो जाती है। अंजलि, लाइफ में सबसे जरूरी क्या, पैसा या पीस? सोच के जवाब दीजिए। देखो, पैसा ज़रूरी है, पैसा होगा पीस भी हो जाएगा, पर खाली पीस से घर नहीं चलता। लेकिन आपको कोई एक स्टेप लेना है इसमें। पैसा। पैसा। अपकमिंग वर्क, बॉलीवुड, वेब सीरीज या म्यूजिक एल्बम कहा देते हैं आपको? वेब सीरीज और म्यूजिक एल्बम। न्यू ईयर रेजोल्यूशन? ये है कि जिम जाऊंगी और अभी कर रही हूँ, पतली होने की पूरी कोशिश की है, कंटिन्यू जिम करूंगी और 2026 में बिल्कुल फिट रहूंगी और 2-3 गाने तो पक्का हिट देने हैं 2026 में। अंजलि, एक आखिरी मैसेज अपने फैंस के लिए। फैंस के लिए, जो फैंस हैं ये उनके लिए ही है, सभी ऑडियंस के लिए नहीं। फैंस के लिए ये कि अगर फैंस हो तो इट मीन्स आप मुझे बहुत प्यार भी करते होगे, पसंद भी करते होगे, तो उसके लिए दिल से थैंक यू।
और आप हमेशा ऐसे ही साथ बनाए रखो, कुछ भी बुरा लगे। मैं सुनती भी हूँ फैंस की, ऐसा नहीं है कि मैं सुनती ही नहीं हूँ। जो फैंस होते हैं उनका सुनती हूँ सब। अब कोई गलत बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसको इग्नोर करती हूँ। लेकिन फैंस जो मुझे सजेशन देते हैं ना, कई बार लिख देते हैं, मैं वेस्टर्न में डाल देती थी, नहीं मैम आप सूट में ही अच्छे लगते हो, नहीं कई बार, तो मैं पूरा वो मानती हूँ, जैसा उनको पसंद आता है वो चीज़ें करती हूँ। मैं हमेशा करती रहूँगी जो आपको ठीक लगेगा, बट आप भी हमेशा मेरा साथ बनाए रखें ऐसे। अंजलि, थैंक यू सो मच खुले दिल से हमसे बात करने के लिए। और आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि अंजलि ने बेहद खूबसूरती से हर एक सवाल का जवाब दिया है। फिलहाल बस इतना ही। एक बार फिर अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, एक नई शख्सियत के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का।